वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, हम सभी मम्मीज के बारे में तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन कैसा हो जब हमें पता चले कि इन मम्मीज की एक जीती जागती दुनिया है जहाँ पे वो सभी अपने डेली रूटीन के काम, गेम्स, एक साथ में रहना, ये सब कुछ करते हो और वो दुनिया हमारी दुनिया के ही नीचे एग्जिस्ट करती हो। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी मम्मीज की ऐसी ही जीती जागती दुनिया में चलते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें मम्मीज की ही दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पे एक रेसिंग हो रही थी और एक थट नाम का मम्मी सबसे आगे निकल रहा था, लेकिन तभी उसका पहिया ढीला होने लगता है और साथ ही में उसे पता चलता है कि उसके आसपास के दो मम्मीज और हैं जो कि उसे हराना चाहते थे, लेकिन थट एकदम से अपनी व्हील को पीछे करता है। इसी कारण जो दोनों मम्मी थट को नुकसान पहुंचाना चाहते थे वो आपस में भिड़ जाते हैं। थट आगे जाके इसलिए गिर जाता है क्योंकि उसका व्हील पूरी तरीके से टूट चुका था। इसी के साथ सीन एक आर्कियोलॉजिस्ट पे शिफ्ट होता है जिसका नाम सिल्वेस्टर था। उसने इजिप्ट के अंदर एक कॉफिन ढूंढा था। जैसे कि सिल्वेस्टर एक आर्कियोलॉजिस्ट था तो उसका काम मम्मीज की सारी चीजों को ढूंढने का ही था। बहुत टाइम से उसकी नजर एक प्रिंसेस के कॉफिन पे थी जिसका नाम नेफर था, लेकिन जब नेफर के कॉफिन को खोला जाता है तो उसमें से मम्मी गायब थी, जो कि शायद पॉसिबल हो ही नहीं सकता। लेकिन उस कॉफिन के ऊपर एक एंशिएंट लैंग्वेज लिखी हुई थी। एक ऐसा ब्रिज है जो कि दो दुनियाओं को जोड़ता है, एक दुनिया जीती जागते इंसानों की और दूसरी दुनिया मम्मीज की। वहाँ पे सारी मम्मीज हम सबको जिंदा मिल सकते हैं। इस समय तक सिल्वेस्टर को इन बातों पे यकीन नहीं था, लेकिन तभी उसे एक एंशिएंट कीड़ा भी मिलता है जो कि उस कॉफिन के अंदर चला जाता है। सिल्वेस्टर इस बग को देखते ही पहचान जाता है कि ये अभी की दुनिया का कीड़ा है ही नहीं, और इसी के साथ हमें पता चलता है कि ये बग मम्मीज की दुनिया में पहुंच गया है। जैसे हमारी दुनिया है वैसे इन मम्मीज की दुनिया भी है। हमें थट दिखाया जाता है जो कि इस समय अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रहा था। जब उसे पूछा जाता है कि आखिर आपने रिटायरमेंट क्यों लिया, तो थट बताता है कि बाकी लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन असल के अंदर थट एक बार हारने के बाद बुरी तरीके से डर गया था। जब एक मम्मी थट से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो थट इस चीज के लिए मना कर देता है कि उसको अपनी लाइफ अकेले ही जीनी है। थट का एक भाई भी था जिसका नाम सिक्किम था, जो कि हमेशा थट को कहा करता था कि तुम रेसिंग में वापस चले जाओ। थट एक दिन मार्केट गया था कुछ सामान लेने के लिए। इसी समय उसकी एक टक्कर हो जाती है जहाँ पे एक लड़की उसे बहुत बुरा भला बोलती है कि क्या तुम्हें देख के चलना नहीं आता, और इन दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस है और इसी का नाम नेफर है। वो अपने पिरामिड में आती है जहाँ पे सब लोग उसे तैयार करने लगते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि नेफर को सिंगिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन एक प्रिंसेस होते हुए नेफर को ये चीज अलाउ नहीं करती कि वो सबके सामने गाना गाए। इसी के कारण उसकी मेड उसे समझाती है कि आप शायद गाना नहीं गाइएगा, ये आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन नेफर अपने फादर से डरती थी, इसी कारण वो भी चुप ही रहती है। इसी समय यहाँ फेरॉन आते हैं जो कि ये बताने के लिए आए थे कि जल्द ही वो सेरेमनी होने वाली है जिसमें एक फिनिक्स नेफर के लिए उसका जीवन साथी ढूंढ के लाएगा। नेफर को इस बात पे बिलीव नहीं था कि आखिर एक पक्षी उसकी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकता है, और साथ ही ये भी कि उसे शादी नहीं करनी है। लेकिन फेरॉन कहते हैं कि एक प्रिंसेस को शादी करना जरूरी है और कल के दिन तुम्हें तैयार होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट डे फिनिक्स को जिंदा करने के ट्रेडिशन शुरू हो जाते हैं, जिस रिचुअल के अंदर एक आग के अंदर से फिनिक्स को बना देता है। वो फिनिक्स जहाँ भी जाके रुकेगा उसे पता चल जाएगा कि वही नेफर का जीवन साथी बनेगा। फिनिक्स पूरे मिस्र के अंदर घूम ही रहा था और इसी समय हमें पता चलता है कि सिक्किम अपने बूमरैंग से खेल रहा था जो कि जाके सीधा फिनिक्स को लगता है और वो उसी के घर पे आके गिर जाता है। यहाँ थट अपना काम कर रहा था और रॉयल गार्ड आके उसे पकड़ के सीधा पिरामिड में ले जाते हैं। थट को समझ नहीं आता कि आखिर उसकी गलती क्या थी जो उसे यहाँ लाया गया। साथ ही में उसे फेरॉन भी जानते थे कि थट रेसिंग का पुराना चैंपियन है। थट को बताया जाता है कि तुम्हें फिनिक्स पक्षी ने चुना है, वो भी नेफर से शादी करने के लिए। थट जब नेफर को देखता है तो ये दोनों एक दूसरे को देख के बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि इन दोनों की पहले भी मुलाकात हो चुकी थी। थट जब इस शादी से मना करता है तो रॉयल प्रीस्ट उसे बताते हैं कि तुम इस चीज के लिए मना नहीं कर सकती, अगर तुमने मना किया तो तुम्हारी जबान और आंखें निकाल दी जाएगी। यहाँ पे नेफर भी मना करने लगती है कि वो किसी अनजान से शादी नहीं करेगी, लेकिन फेरॉन कहता है कि फिनिक्स ने जो एक बार फैसला कर लिया वो बिल्कुल सही होगा। अब थट को एक रिंग दी जाती है जो कि अगले 7 दिन बाद में उसे नेफर को शादी पे पहनानी है। थट अब यही पिरामिड में रहने लगा था। नेफर को तो पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो इस लड़के से शादी कर ही नहीं सकती है, वो कुछ भी करके यहाँ से भाग जाएगी या फिर अपने फादर को मना कर देगी। इसी समय यहाँ थट भी आ जाता है और अब नेफर और इन दोनों की बातों से पता चलता है कि दोनों इस बात के लिए राजी है कि इन दोनों को शादी नहीं करनी। साथ ही में हमें ये भी दिखाया जाता है कि रात होने पे यहाँ के अलग सिस्टम है। यहाँ पे रात नेचुरली नहीं होती है बल्कि रात को बनाया जाता है। सिक्किम पे इस बात से बहुत खुश है कि अब उसे रॉयल पिरामिड में रहने का मौका मिलेगा। जब सिक्किम थट से रिंग मांगता है देखने के लिए तो थट कहता है कि ये रिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर ये रिंग गुम हो गई तो रॉयल गार्ड्स मुझे जिंदा मार देंगे। इसी कारण थट इस रिंग को अपने घर में छुपा देता है। सिल्वेस्टर ने यहाँ पे एक स्पाइडर ड्रोन बनाया था जिसकी मदद से वो नेफर के टॉम में इस रोबोट को भेज के सीधा थट के घर के अंदर निकालता है। इस समय थट घर पे नहीं था और ये रोबोट काफी सारी चीजें कैप्चर कर रहा था। सिल्वेस्टर के साथ में जो 2 लोग और थे, इन दोनों की स्क्रीन छीनने के कारण वो रोबोट पागल हो जाता है और जाके कई सारी चीजों से गिर जाता है। लेकिन इससे अच्छी बात ये हुई कि सिल्वेस्टर को रिंग मिल जाती है, लेकिन वो रोबोट रिंग को इस होल से निकालने में प्रॉब्लम
प्रॉब्लम दे रहा था। इसी कारण सेल्वेस्टर एक ब्लास्ट करा देता है। ये आवाज थट और सिक्किम दोनों सुन चुके थे। इसी कारण ये भागते हुए जब घर आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उनकी रिंग चोरी हो चुकी है और अब इन्हें रिंग ढूंढने के लिए असली दुनिया में जाना पड़ेगा। सिक्किम थट के साथ जाने के लिए बहुत जिद करता है, लेकिन पहले तो थट मना करता है कि वो दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक है और तुम वहाँ पे नहीं जाओगे। लेकिन आखिर में थट अपने साथ में सिक्किम को ले ही आता है। सिक्किम के साथ एक छोटा सा क्रोकोडाइल भी था जो कि मानो डॉग के जैसे रहता हो। ये दोनों इंसानी दुनिया में पहुँच गए थे जो कि सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। इन्हें हर चीज अलग लग रही थी क्योंकि इंसानी दुनिया ममीज की दुनिया से कई हजारों साल पीछे थी। थट को वो बॉक्स दिख गया था जिसके अंदर शायद उसकी रिंग हो सकती थी और साथ ही में उस सेल्वेस्टर को भी पहचान गया था कि उन्हीं लोगों ने इसकी रिंग चुराई होगी। इसी कारण थट और सिक्किम उस गाड़ी में बैठ जाते हैं जिसके अंदर वो बॉक्स रखा गया था, लेकिन वहाँ इन्हें कुछ भी नहीं मिलता और किसी की आहट आने पे ये बॉक्स के अंदर ही छुप जाते हैं। बॉक्स का पीछे करते करते थट और सिक्किम एक शिप के कमरे में पहुँच जाते हैं और जब ये लोग रिंग ढूंढ रहे थे तब दरवाजा बंद हो जाता है। इसी समय इन्हें किसी के आने की आवाज आती है और ये और कोई नहीं बल्कि नेफर थी जो इनका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई थी। नेफर को जब पता चलता है कि रिंग खो गई है तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो अच्छा हुआ, अब हमें शादी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन थट को डर था कि अगर रिंग नहीं मिली तो उसे मार दिया जाएगा और शायद इस समय नेफर यानी कि एक प्रिंसेस को यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए, उसे अपने पिरामिड में ही होना चाहिए। थट अपनी बहादुरी दिखाता है और कहता है कि मैं तो इस दरवाजे को एक ही बार में खोल लूंगा। इसी कारण वो दरवाजे को खोलने के लिए जैसे ही भागता है तो वहीं टकरा के नीचे गिर जाता है। जब थट की आंखें खुलती है तो नेफर और सिक्किम उसे बताते हैं कि तुम्हें शायद अपनी आंखों से ही देखना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं। थट को पता चलता है कि ये लोग इजिप्ट से बहुत ज्यादा दूर आ चुके हैं और इस समय शिप पे है यानी कि पानी के अंदर। अब ये शिप लंदन पहुंच चुकी थी। इन लोगों के सामने सेल्वेस्टर खड़ा था जो कि अपनी एग्जीबिशन के बारे में बात कर रहा था। थट, नेफर और सिक्किम सेल्वेस्टर की गाड़ी के अंदर ही बैठ जाते हैं, लेकिन जहाँ ये तीनों उतरते हैं वहीं पे काफी सारे इंसान इन्हें देख लेते हैं और इन सब इंसानों को लगता है कि इन लोगों ने कॉस्ट्यूम पहना है मम्मी का। इसी कारण वो पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं, लेकिन पिक्चर जब देखी जाती है तो उसमें असल की मम्मी से दिखाई देते हैं। इसी कारण ये सारे लोग डर के मारे भाग जाते हैं। थट और बाकी सबको लगता है कि ये सब इंसानों के वेपन्स हैं और सेल्वेस्टर से लड़ने के लिए ये काम आएंगे। आगे बढ़ते हुए ये सभी एक थिएटर में पहुंच जाते हैं जहाँ का क्रू मेंबर इनको देख के कहता है, अरे तुम्हें तो बैक स्टेज होना चाहिए था, तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसी कारण वो थट, नेफर और सिक्किम को बैक स्टेज ले जाता है जहाँ पे और भी कई सारे लोगों ने मम्मीज के ही जैसे कॉस्ट्यूम पहन रखे थे। थट और नेफर को लग ही नहीं रहा था कि वो मम्मीज की दुनिया से निकल के बाहर इंसानों की दुनिया में आए हैं। कुछ ही देर के अंदर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है। जब नेफर को बाकी लोग सिंगिंग करते हुए दिख रहे थे तभी उसे आगे एक लड़की दिखाई देती है जिसके हाथ में वही रिंग थी। नेफर गाना गाते गाते उस लड़की से वो रिंग ले लेती है और वो शो बहुत ही अच्छी तरीके से हिट होता है। सेल्वेस्टर को भी पता चल गया था कि असल के अंदर मम्मीज हैं जो कि इजिप्ट से निकलते हुए अपने रिंग को लेने के लिए यहाँ तक पहुँच गए हैं। साथ ही में सेल्वेस्टर ने नेफर का नेकलेस भी देख लिया था और वो भी बहुत ज्यादा कीमती था। नेफर को गाना गाते हुए एक म्यूजिक डायरेक्टर ने भी देखा था जो कि चाहता था कि नेफर उसके म्यूजिक एल्बम के लिए काम करे। अब जब नेफर को रिंग मिल गई थी तो वो थट और सिक्किम के साथ में भागने लगती है। इस समय वही म्यूजिक डायरेक्टर आता है जिसका नाम एड था। वो नेफर को डील देता है कि तुम्हें शायद हमारे साथ में गाना गाना चाहिए तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, और इन्हें पता चलता है कि सेल्वेस्टर इनका पीछा करने के लिए आ रहा है। इसी कारण ये सारे के सारे एड की गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन थट नेफर को समझाता है कि अब हमें वापस ही हमारी दुनिया में चलना चाहिए, ये हमारी दुनिया नहीं है। नेफर को थट की बात माननी पड़ती है और वो एड को मना कर देती है कि इस समय मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। लेकिन एड नेफर को अपना कार्ड देता है और कहता है कि जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप मेरे एड्रेस पे आ जाइएगा। एड के जाने के बाद सिक्किम को पता चलता है कि वो रिंग तो असल में नकली है, यानी कि इन्होंने जितनी भी मेहनत की है वो सब वेस्ट गई है। रात बिताने के लिए इन्हें कोई न कोई जगह तो चाहिए ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे इस समय बारिश भी आ रही थी और इन्हें रिंग भी ढूंढनी थी। इसी कारण अब ये सब एड के घर पे चले जाते हैं जहाँ पे एड नेफर को कहता है कि तुम मेरे साथ काम करो और हम लोग मिलकर एक म्यूजिक एल्बम बनाएंगे। जब नेफर एड के साथ चली जाती है तो सिक्किम और उसका क्रोकोडाइल थट को कहने लगता है कि तुम नेफर को पसंद करने लगे हो, लेकिन थट इस बात से डिनाई कर देता है। दूसरी तरफ हम सेल्वेस्टर को देखते हैं जो कहता है कि अगर मुझे डायरेक्ट नेफर ही मिल गई तो मुझे इस रिंग का क्या काम, ये अब तक की मेरी दुनिया की सबसे बड़ी खोज होगी। नेफर के शूट के लिए उसे कई सारे और भी कपड़े खरीदने थे। इसी कारण एड अपना कार्ड देता है और उन्हें बताता है कि सामने जाके स्टोर में तुम्हें जो भी लेना है तुम सब कुछ खरीद के ले आओ। थट, नेफर और सिक्किम ये सभी एक साथ में सामने मॉल की तरफ जाते हैं जहाँ पे इन्हें कई बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें मिलती है। इसी के साथ ये बहुत सारी शॉपिंग करके वापस से एड के घर की तरफ लौटते हैं। नेफर इस बात से बहुत खुश थी कि फाइनली उसके गाने का सपना पूरा होने वाला है, लेकिन थट को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि हमें बस जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। नेफर बताती है कि कैसे वो अपने डैड के कारण इतनी ज्यादा डरी हुई है कि उनके सामने उसकी आवाज भी नहीं निकलती है और शायद ये दुनिया उसका सपना पूरा कर सकती है। इसी कारण वो इस दुनिया को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। अब थट भी नेफर की बात मान जाता है और कहता है कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। एड अपना म्यूजिक एल्बम स्टार्ट करता है जहाँ पे वो नेफर की सारी चीजें रिकॉर्ड करता है। देखते ही देखते ये सारी चीजें वायरल हो जाती है और नेफर भी बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। न्यूज पे आने के कारण सेल्वेस्टर भी जान जाता है कि इस समय वो नेफर को कहाँ ढूंढ सकता है। नेफर जब शाम को बैल्कनी के अंदर बैठी थी तो इसी समय सेल्वेस्टर उसे बेहोश करके अपने साथ
साथ ले जाता है। थट उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन भागने के बावजूद भी वो उस गाड़ी को नहीं पकड़ पाता। इवन एड के ऊपर भी बहुत गुस्सा करता है कि ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। वो सिक्किम को एड के घर रुकने के लिए कहता है और खुद ही उसी गाड़ी का पीछा करने के लिए भागता रहता है। सिल्वेस्टर नेफर को अपने म्यूजियम में ले आया था और एक शोकेस के जैसे उसे बांध दिया था, क्योंकि अगले दिन एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होना है जो कि सारी ममीज की चीजों से भरा हुआ है। अगर नेफर उन सब के सामने आएगी जो कि एक असली ममी है तो उसे बहुत पैसे मिलेंगे, साथ ही में दुनिया की सबसे बड़ी खोज में उसका नाम लिखा जाएगा। थट को नहीं पता था कि हर जगह कैमरे होते हैं और कैमरे से उसे कोई भी देख सकता है। इसी के कारण थट उस म्यूजियम में आने के बाद बिना कैमरे से डरते हुए सीधा नेफर के पास पहुंच जाता है और उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है। इनके ऊपर लाइट स्टार्ट कर रखी थी। असल के अंदर ममीज के ऊपर अगर लाइट आती है तो वो अपने असली रूप में दिखाई देते हैं। इन दोनों को उससे बहुत प्रॉब्लम भी हो रही थी, लेकिन अब सिल्वेस्टर आके थट को भी बेहोश कर देता है और अब ये दोनों वहीं पे गिर जाते हैं। यहाँ सिक्किम को टेंशन हो रही थी, इसी कारण वो एड से हेल्प लेता है और अब ये दोनों भी म्यूजियम पहुंच जाते हैं। सिक्किम बहुत स्मार्ट था, इसी कारण सारे कैमरास पे ब्लैक स्प्रे कर देता है। थट और नेफर दोनों नशे की हालत में थे। इधर सिल्वेस्टर का ध्यान भटकता है। उसी समय सिक्किम थट और नेफर को लेके वहाँ से भागने लगता है। सिल्वेस्टर जब शूट करता है तो वो शूट जाके एड को लगता है। इसी कारण सिक्किम थट और नेफर को लेके आराम से बाहर आ जाता है और ये सब एक बस में बैठ जाते हैं। थट को अभी भी गाड़ी चलाने से बहुत डर लगता था, इसी कारण सिक्किम अब बस को चलाते है अपनी क्रोकोडाइल की मदद से। सिल्वेस्टर भी गाड़ी के एकदम पीछे था। छोटे से बच्चे होने के बावजूद भी सिक्किम बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी चलाता है और जैसे ही थट को पता चलता है कि आगे जाके एक ब्रिज है जो कि सीधा पानी में गिरने वाला है, तो वो सिक्किम को फुल स्पीड पे गाड़ी करने के बाद ब्रेक लगाने के लिए कहता है। इसी कारण सिल्वेस्टर की गाड़ी जाके सीधा बोट पे गिरती है। अब सिल्वेस्टर से तो इन लोगों का पीछा छूट गया था और साथ ही में सिक्किम ने भागते हुए म्यूजियम से असली रिंग भी उठा ली थी। इस समय यहाँ एड भी आ गया था। इसी कारण थट नेफर के ऊपर ये फैसला छोड़ देता है कि नेफर को आखिर किसे चूज करना है। वो असली दुनिया में रह के अपना सपना पूरा करना चाहती है या वापस से अपनी मम्मीज की दुनिया में ही चलना चाहती है। नेफर को अपना सपना भूलना पड़ता है और वो थट के साथ खुशी खुशी जाने वाली थी, लेकिन आखिर ये इजिप्ट जाती तो कैसे जाते। तब एड इन्हें फ्लाइट के बारे में बताता है जो कि 5 घंटे में इन्हें लंदन से इजिप्ट पहुंचा सकता था। इतना फेमस होने के बावजूद भी नेफर आगे सिंगिंग नहीं कर पाती। एड इन सभी को फ्लाइट के अंदर बिठा देता है चोरी छुपे। थट और नेफर आपस में बात करते हैं कि चलो अब जो भी हुआ अच्छा हुआ, हम दोनों अब आपस में शादी तो नहीं करेंगे। असल के अंदर मन ही मन ये एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। नेफर इस जर्नी पे आके बहुत खुश थी और थट भी नेफर से थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार ये सभी इजिप्ट में पहुंच गए थे, जहाँ पे कॉफिन के छुपे हुए रास्ते से ये अपनी असली दुनिया में पहुंच जाते हैं। हमें पता चलता है कि सिल्वेस्टर भी इसी प्लेन में था, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये ममीज भागेंगी तो भाग के सीधा इजिप्ट ही पहुंचेगी। थट और नेफर एक दूसरे को गुड बाय करते हैं। ये दोनों एक दूसरे का वेट करते हैं कि शायद दोनों में से कोई एक तो कन्फेस करेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक भी बात नहीं करता। नेफर जब घर लौटती है तो फेरौन उसे गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें उसकी बहुत टेंशन हो रही थी। थट भी यहाँ पे अकेला ही था और उस रिंग को देख रहा था कि शादी वाले दिन वो रिंग को लौटा देगा, लेकिन सिल्वेस्टर अभी भी बाज नहीं आया था। सिल्वेस्टर बड़ी बड़ी सी जेसीबी लेके अपने 2 लड़कों के साथ में फेरौन के पिरामिड तक पहुंच जाता है। हर चीजों को तोड़ते हुए, गार्ड्स को पछाड़ते हुए वो फेरौन को किडनैप कर लेता है और कहता है कि ये रिंग और नेफर दोनों का ही मुझे काम ही नहीं है जब मेरे पास में फेरौन होगा। नेफर लड़ने के लिए आती है, लेकिन तब तक सिल्वेस्टर वहाँ से जा चुका था। ये बात सिक्किम आके थट को बताता है कि तुम जल्दी चलो, वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, सिल्वेस्टर आ गया है। तब थट कहता है कि वहाँ पे और भी बहुत सारे रॉयल गार्ड्स हैं जो कि इन चीजों को ठीक कर देंगे, लेकिन सिक्किम कहता है कि नेफर को जरूर तुम्हारी जरूरत होगी, तुम्हें जल्दी चलना पड़ेगा। यहाँ एक तरफ सिल्वेस्टर ममीज की दुनिया के बीच रस्तों में से होके जा रहा था, उसी समय नेफर अपने फादर यानी कि फेरौन को बचाने के लिए आती है, जहाँ पे बहुत बार इनकी टक्कर भी होती है। इसी समय में पता चलता है कि थट भी इनकी मदद करने के लिए यहाँ पे पहुँच चुका है। अब थट और नेफर दोनों एक साथ में थे जो कि सिल्वेस्टर को बार बार में धक्का देते जा रहे थे, लेकिन इस बार भी थट के साथ में यही होता है जहाँ पे उसका व्हील ढीला हो जाता है, लेकिन वो उस रॉड को सिल्वेस्टर की जेसीबी के ऊपर ही रख देता है। इसी कारण वो भी फुल स्पीड के साथ सिल्वेस्टर के साथ आगे जाने लगता है। इन दोनों के बीच बहुत फाइट होती है, लेकिन आगे जाके पता चलता है कि एक बहुत बड़ी खाई है। इसी के साथ थट नेफर को बहुत दूर भेज देता है उस रॉड को हटा के, और खुद थट सिल्वेस्टर के साथ उस खाई में नीचे गिर जाता है। नेफर जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि थट खाई से गिरने के बाद जरूर नहीं बचा होगा। थट ने नीचे गिरने से पहले फेरौन को भी दूर फेंक दिया था, यानी कि सबकी जान बचा के थट मर गया था। उसी समय हमें पता चलता है कि थट पहाड़ी से ऊपर आ गया था, क्योंकि जो रिंग उसने गले में पहनी थी उस रिंग की मदद से थट की जान बच गई। थट के ऊपर आते ही नेफर उसे गले से लगा लेती है और इस समय यहाँ फेरौन भी आ जाते हैं जो कि थट को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया करते हैं। साथ ही में अब ये दोनों कन्फेस कर चुके थे कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। आखिर में जब इनकी शादी थी तो उस दिन ये दोनों शादी कैंसिल करने की बजाय शादी कर लेते हैं। इसी के साथ नेफर अपने सेरेमनी वाले दिन यहाँ पे सिंगिंग भी करती है। इस बार फेरौन को नेफर की सिंगिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।